everyone. I am Vishali Kaushik here, and again welcome back to my channel student. So the student of class 9th. Today we will discuss a new topic from your chapter Force and Laws of Motion. Momentum में आज हम डिस्कस करेंगे. And in the previous videos we have discussed a lot of topics, that is Newton first law एंड सेकेंड लॉ तो आज ही करेंगे. देखिए, लेकिन फ़र्स्ट लॉ से पहले आपका फर्स्ट लॉ में इनर्शिया भी इंक्लूड हो जाता है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द व्हाट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड द टाइप ऑफ द इनर्शिया. सो मस्ट वॉच दिस वीडियो. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी वॉच द प्रीवियस वीडियो देन कम बैक टू दिस वन, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको आगे ये वाला टॉपिक भी शायद क्लियर ना हो, क्योंकि चैप्टर देखो लिंक होता है, टॉपिक्स लिंक होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो पहले आप वो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. मोमेंटम देखिए, मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है. ये स्पेस छोड़ा हुआ है वो इसीलिए ताकि आप लोगों को समझा सकें प्रॉपर वे में. तो ये देखिए अब आप ज़रा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, है ना. मोमेंटम में देखिए एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है. पहली बात तो ये कि मोमेंटम बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में मैं आपसे बात करूँ, जो मोमेंटम पी होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी लेटर से, और वो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट है किसी भी बॉडी के मास और उसके अंदर जो वेलोसिटी है, इन दोनों की क्वांटिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम. ओके, तो यही बेसिक डेफिनेशन है एक्चुअली इसकी. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, the momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. और यही आपको अपनी नोट्स मेकिंग भी आपको ऐसे ही करनी है जैसे लिखा हुआ है, एज इट इज़. आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, नोट्स मेकिंग आप कर सकते हैं. ठीक है, तो एक मिनट रुके बेटे, थोड़ा शायद आपको लास्ट दिख नहीं रहा होगा. ओके, सो देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन. मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ओके, बेसिक डेफिनेशन है. आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो मास है और उसके अंदर जो वेलोसिटी है, इन दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ओके, अब मोमेंटम जो हुआ यहाँ से अगर हम बात करें, सो मोमेंटम के आगे आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम किसके इक्वल आया, मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी, ये आपको लिखना है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो पी इज इक्वल टू मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से. वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से. सो फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m इंटू वी. अब वेयर p इज इक्वल्स टू क्या है अगर बात की जाए, व्हाट इज़ p हियर, p इज़ मोमेंटम. p क्या है आपका, मोमेंटम होता है, और m क्या है आपका, मास है. एंड व्हाट इज़ v, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. v क्या है, वेलोसिटी है किसकी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. आपको ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है. p मोमेंटम है, m मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसके साथ अब आप यहाँ पे देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये तो सॉरी, इससे पहले आप ये भी डिस्कस कर लीजिए कि आपका जो मोमेंटम है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस. तो आप पहले एसआई यूनिट देख लीजिए इसकी, ये एसआई यूनिट क्या होगी. ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं. तो एसआई यूनिट के लिए आप क्या देखेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया गया है अभी आपको कि मोमेंटम p इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी. तो इट इज़ अ विच क्वांटिटी. अब आप मुझे ये बताइए कि जब इसमें v इंक्लूड हो गया है और v एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो p भी क्या होनी चाहिए, p इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया था ताकि आपको ये पॉइंट्स वीडियो में बताए जा सके, है ना. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ अ वेक्टर. आप इसे क्या लिखेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. और इसका रीज़न भी मैं आपको दे चुकी हूँ क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इस p के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग p इज़ इक्वल टू m इंटू वी होता है, एंड v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वी कैन से दैट p इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी हियर. एंड व्हाट इज़ द एसआई यूनिट. अब एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते हैं. p इज़ इक्वल टू m इंटू वी. तो देखिए p इज़ इक्वल टू m की क्या होती है,
यूनिट केजी, एसआई यूनिट की बात हो रही है। वी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुई इसकी क्वांटिटी, P इज़ इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इट। अब अगर हम बात करें केजी मीटर पर सेकेंड की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि केजी मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, तो आप बता सकते हैं दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एसआई यूनिट। मैंने भी फार्मूले से ही निकाला है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एम एंड व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वी, दोनों को मिला है एंड दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ एक बेसिक सी लाइन पढ़ लीजिए आप, कि बेसिक सी डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। मतलब जो मोशन की क्वांटिटी है जो कोई ऑब्जेक्ट रखता है अपने अंदर, वही उसका क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्योंकि मास तो देखिए कभी भी चेंज होता ही नहीं है, वेट चेंज होता है। मैंने आपसे पहले भी बताया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द 3rd चैप्टर ग्रेविटेशन। इसकी वीडियोज़ भी मैंने आपको बना के दी थी, तो वेट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली वेट की वैल्यू चेंज होती है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। मास और वेट में यही डिफरेंस है, मास सेम रहता है, वेट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मास तो सेम रहेगा। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन होता है, जो वेलोसिटी है उसकी, वही उसका क्या होता है, वही मेजरमेंट एक्चुअली किसका होता है, मोमेंटम का। वो मेज़र करता है मोमेंटम को, ठीक है, तो उसी की वजह से मोमेंटम होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, मोमेंटम को हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस न्यूटन फर्स्ट लॉ, नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, तो सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये आपको लिखना है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आप इसमें लिख सकते हो। रेट ऑफ मोमेंटम चेंज भी लिख सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लीजिएगा, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज लिख लीजिएगा। अगर शॉर्ट में करना है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज भी कर सकते हो। शॉर्ट में अगर करना है तो ब्लैक पेन से लिख कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। ये आपको एक्चुअली एक स्टेटमेंट याद रखना है ना। अब याद रखना है ये एक्चुअली होता कैसे है, ये भी अभी समझा देते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज के। अब इसे लिखते कैसे हैं, अगर हम मैथमेटिकली मैं आपसे बात करूँ तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। अब रेट के लिए आया है, दैट मीन्स टाइम की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। रेट का मतलब ही क्या है कि टाइम की रिस्पेक्ट में बात करनी है। 1 सेकेंड में ये मोमेंटम है, 2 सेकेंड बाद इतना हो जाएगा, 3 सेकेंड बाद इतना चेंज आया, तो मोमेंटम चेंज। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है पी से, और चेंज के लिए हम यहाँ लगाएंगे डेल पी, और रेट की बात हो रही है तो डेल पी ओवर डेल टी। क्लियर रहेगा, आई थिंक क्लियर हो गई होगी चीज़ ये कि क्या है ये, डेल पी ओवर डेल टी। और क्योंकि टाइम के लिए शायद हमने अभी मतलब टाइम का कुछ खास रोल भी नहीं है वैसे यहाँ पर, तो आप इसको टी भी लिख सकते हैं सिंपली, है ना। तो डेल टी और टी वह होना तो यही चाहिए था, लेकिन रेट ऑफ चेंज के लिए बस टाइम आप ध्यान रखेंगे कि रेट जहाँ पर भी आया है उसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मोमेंटम चेंज के लिए हमने डेल पी यूज़ कर लिया है, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस, है ना। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज या रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज के, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force and take place in the direction in which the force act। यहाँ पर कहने का मतलब ये लास्ट लाइन क्या कहना चाहती है आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो जो चेंज आएगा मोमेंटम में, जब आपने फोर्स अप्लाई किया है तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी भी तो इधर इस साइड ही आएगी, या आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो जाएगा पीछे की साइड। तो जब आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। तो वो यही कहना चाहता है कि
ये चेंज उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज के, रेट मतलब टी, चेंज मोमेंटम डेल पी। ठीक है, अब पी का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, अब इसको शॉर्ट में अगर दोबारा से डिस्कस कर लें तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर एंड व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑन अ बॉडी, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी देन देयर विल बी अ चेंज, वहाँ पर चेंज आएगा किस में, उसकी वेलोसिटी में। किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में। और वेलोसिटी में चेंज आने से उसका क्या बदल जाएगा, मोमेंटम, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, उसका क्या बदल जाएगा, मोमेंटम। और टाइम के साथ मोमेंटम में क्या चेंज आया, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। फोर्स इज डायरेक्टली ना, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी वेलोसिटी चेंज होगी, उतनी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन लिखनी है, मैंने आपको बताया क्या लिखना है, रेट ऑफ, क्या लिखना है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपको स्टेटमेंट, बस एज इट इज़ मैंने आपको लिख के दे ही रखा है, आप इसका एज इट इज़ नोट में लिख लेंगे। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। सुन लीजिएगा ध्यान से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसका प्रूफ है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ का अभी तक क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन देखा है, तो अब इसका प्रूफ क्या है आप वो देखिए ध्यान से। प्रूफ इन द सेंस कि जो स्टेटमेंट उसने बोला है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, जो स्टेटमेंट न्यूटन्स ने हमें बताया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ लिया था, एक बॉडी को मैंने कंसीडर किया था, इस बॉडी का हम कंसीडर करते हैं कि मास कितना है, m है। ठीक है, और ये एक वेलोसिटी से चल रही है। फिलहाल पर हम कंसीडर करें कि अगर ये एज्यूम कर लेते हैं ये कार है तो ये u वेलोसिटी के साथ चल रही है, लेकिन अचानक से इस पर क्या हुआ, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स अचानक से अप्लाई होने पर इसकी वेलोसिटी u से क्या बदल जाती है, v में बदल जाती है। और ये जो चेंज आया ये t टाइम में आया है चेंज। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, वी आर कंसिडरिंग हियर अ ऑब्जेक्ट of mass m and the initial velocity of a body is u here, and suddenly या after some time you are applying a force, आप एक force apply कर रहे हैं उस body पर, and again just because of this force there will be a change in velocity एंड नाउ वी विल हैव अ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू v, है ना। अब जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो u से बदल करके v हो गई है, और ये जो प्रोसेस हुआ ये t टाइम में हुआ, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम हम लोग यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अब इनिशियल मोमेंटम बॉडी का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि p1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, क्या फॉर्मूला था, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी लिखा था। लेकिन p1 का मतलब क्या है कि क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल मास क्या था। अब देखो p1 जो होगा मास तो सेम रहता है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, इसके बाद फाइनल मोमेंटम p2 क्या होगा, p2 क्या होगा, मास तो सेम रहता है लेकिन वेलोसिटी क्या बन गई है v। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, p1 इज इक्वल टू mu एंड p2 इज इक्वल टू mv। आई होप क्लियर हुआ होगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, p1 इज इक्वल टू mu और p2 इज इक्वल टू mv। अब डेल p कितना मोमेंटम में चेंज आया, कैसे निकालेंगे, p2 माइनस p1। तो p2 माइनस p1 अगर हम करते हैं, p2 की वैल्यू क्या रखेंगे, mv, और p1 की वैल्यू क्या रखेंगे, mu। mv माइनस mu करेंगे तो m दोनों में से कॉमन है, क्या आ जाएगा अंदर, v माइनस u। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डेल p। तो डेल p को हम यहाँ पे क्या लिखें, इन शॉर्ट m v माइनस u। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन NSW का मतलब है आप कंप्लीट लिखेंगे। व्हेन एवर यू विल मेक योर नोट्स देन जस्ट राइट टू कंप्लीट इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u। ओके, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, चेंज इन मोमेंटम। चलो उसके स्टेटमेंट को दोबारा बता देती हूँ। डेल पी आपको बता ही दिया, डेल पी इक्वल होगा m v माइनस यू के, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आप इसे लिखेंगे डेल पी ओवर डेल टी। ये इसकी सॉरी डेल टी नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी ओपन टी। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल पी, डेल पी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, m v माइनस यू। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, t। समझ में आ गया होगा, ये स्टेटमेंट हुआ कंप्लीट। अब आप क्या देखते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके देखिए स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसे बनेगा आपका, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u ओवर t, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल p। नाउ
अब आप लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, एक कांस्टेंट के। ये आ गया। तो स्टेटमेंट अब आपका नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, ये हम कहाँ पे लिखना है आपको जो बताया जा रहा है, ये आप यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू ओवर टी, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो f इज़ इक्वल टू के एम वी माइनस यू ओवर टी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो v माइनस यू ओवर टी है ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है किसकी, एक्सेलरेशन की। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप हियर। सो f इज़ इक्वल्स टू के इंटू m इंटू a, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है, वी नो वेरी वेल, v इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन इज नोन एज acceleration. So f is equals to k m into a. Now we know that by putting the value of k is equal to 1 we will get a result f is equals to m into a. This is your Newton's second law. अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ, देन यू कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। अब देखिए डिस्कस करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। मैंने आपसे क्या कहा कि एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स की यूनिट होती है, सब जानते हैं, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बाद मास होता है केजी में। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगेन वी will get a relation between Newton and this kg meter per second square. This is the SI unit. अगर आपसे कोई पूछे तो 1 kg meter per second square होती है SI यूनिट किसकी, फोर्स की, और ये इक्वल होती है किसके, 1 न्यूटन के। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg meter per second square। एंड अगेन अगर आपसे, ये तो हुई SI यूनिट की बात, CGS सिस्टम की अगर हम बात करें तो CGS सिस्टम में 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन के। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, any query, whenever you will write down your notes, whenever you will see the video, then you can drop me, and then you can drop your query in the comment section, and maybe as soon as possible I will give your answer. Okay, so bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना वर्क कंप्लीट रखेंगे आप। बाय बाय, टेक केयर।